हम हीट चैप्टर यानी ऊष्मा खत्म किए थे, याद है ना सबको? ठीक है, हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसमें इस चैप्टर में थोड़ा सा डेफिनेशंस जब हम लिखवाएंगे ना, तो हम हिंदी इंग्लिश दोनों अलग अलग लिखवाएंगे, क्योंकि इसमें काफी वर्ड्स थोड़ा मतलब इंग्लिश वालों को दिक्कत होगा अगर कंप्लीट हिंदी में लिखवाएंगे, या कंप्लीट इंग्लिश में लिखवाएंगे तो हिंदी वालों को दिक्कत होगा। तो इसीलिए कुछ कुछ डेफिनेशन हम पहले ही बता देंगे कि ये हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहे हैं, तो उस हिसाब से करना। ठीक है, क्योंकि वर्ड्स काफी अलग हो जाते हैं, फिर इंग्लिश वालों को प्रॉब्लम होगा कि वो है। इंग्लिश वाले हैं ना यहाँ पे? कितने लोग अभी इंग्लिश में डेफिनेशन? अच्छा है, काफी लोग हैं। ठीक है, तो हम उसके अकॉर्डिंग दोनों में बता देंगे कि हिंदी इंग्लिश, ये पॉइंट तो आई थिंक इंग्लिश में। ठीक है, मिक्स। चलो, तो इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा बेसिकली होता क्या है? पेन, हाँ बताओ, कोई बोल रहा था यहां पे? ट्रांसफर ऑफ चार्ज, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज या ट्रांसफर ऑफ चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, जिसको कि हम लोग ट्रांसफर ऑफ चार्ज में चार्ज क्या होता है पहले ये सबको पता है। प्रोटॉन होता है एक, एटम में क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, बीच में जो होता है इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और चारों बगल कौन सा वो घूमता रहता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 8 8 करके जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होता है चारों बगल सर्कल में घूमता रहता है। अब ये बताओ, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव यानी कि धनात्मक। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव यानी कि ऋणात्मक। और न्यूट्रॉन पे क्या होता है? कोई चार्ज नहीं होता है। इसीलिए मेरा न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है? धनात्मक होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव है और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं है। तो न्यूक्लियस ओवरऑल क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। और बाहर से जो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन्स वो हो गया निगेटिव चार्ज। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? ये बेसिक केमिस्ट्री आई थिंक सब लोग क्लास 8 9 में पढ़ा होगा। ठीक है, एक क्विक रिवीजन करवा दिए। अब जो हम लोग बोल रहे हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि विद्युत आवेश की प्रवाह, विद्युत आवेश की प्रवाह के दर को हम लोग विद्युत धारा बोल रहे हैं। तो फ्लो ऑफ चार्ज मतलब चार्ज क्या हुआ? पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब प्रोटॉन की बात कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं कि प्रोटॉन की बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सबको पता है ना, हिंदी इंग्लिश सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो की बात कर रहे हैं। तो मान लो इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है किसी कंडक्टर में, ये मान लो एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर, ये एक वायर है। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में बह रहा है। तो मेरा करंट का डायरेक्शन क्या होगा? विद्युत प्रवाह का डायरेक्शन क्या होगा? हम लोग बोले इलेक्ट्रिक करंट मतलब, एक बार फिर से कर लेते हैं, जल्दी जल्दी बैठ जाओ पीछे। ठीक है, हम लोग बोले कि आवेश यानी चार, विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का जो डायरेक्शन का जो फ्लो होता है उसका बहने को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये डेफिनेशन पहले लिख लो। ठीक है, उसके बाद हम ये इस पॉइंट पे आते हैं। हिंदी वाले पहले लिखो विद्युत धारा हेडिंग, और इंग्लिश वाले इलेक्ट्रिक करंट लिखना। पहले हिंदी वालों को हम लिखवा रहे हैं। किसी चालक में, इंग्लिश वालों को अलग से हम लिखवा रहे हैं तो मत लिखना तुम लोग। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह, किसी चालक में विद्युत आवेश की प्रवाह के प्रवाह, किसी चालक में विद्युत आवेश, आवेश लिख पा रहे हो ना तुम लोग? ये आ है, आवेश। ठीक है, 2 लाइन खींचा गया। ठीक है, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लिखना इलेक्ट्रिक करंट हेडिंग, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज
इन अ कंडक्टर is termed as electric current. The rate of flow of charge, electric charge in a conductor is termed as electric current. मतलब कि विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज किस रेट से, किस दर से बह रहा है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, विद्युत प्रवाह या इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट बोल रहे हैं। मतलब जो मेरा इलेक्ट्रिक चार्ज है वो किस रेट से बह रहा है, किस रेट ऑफ फ्लो से बह रहा है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोल रहे हैं। यहां तक समझ में आ गया कि कुछ चार्ज है भाई वो बह रहा है। अब तुम लोग हमको बोले कि निगेटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन बहता है, ठीक है, तो अब करंट का तो कोई डायरेक्शन होगा ना, बह रहा है मतलब क्या, किस साइड से किस साइड बह रहा है। जैसे हम लोग देखे थे कि हीट, उष्मा जो है किस साइड से किधर, किधर से किधर बहता है, हमेशा हाई से लो ना, उल्टा बोल रहे हो, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे बहता है। जहां तापमान अधिक है वहां से कम तापमान की तरफ बढ़ता है। उष्मा प्रवाह की जो डायरेक्शन है वो हम लोग क्या बोले थे कि जहां उष्मा ज्यादा है वहां से कम की ओर बहता है, यही उष्मा प्रवाह का डायरेक्शन होता है। गर्म चीज से ठंडा चीज की ओर बहता है, बेसिकली एकदम ले लैंग्वेज में। तो वैसे ही जब हम इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि भाई रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि विद्युत आवेश के दर को हम लोग विद्युत धारा बोल रहे हैं। तो भाई ये बह रहा है, चार्ज बह रहा है, उसको हम करंट बोल रहे हैं। तो बह रहा है तो किसी डायरेक्शन में बह रहा होगा, किसी तरफ बह रहा होगा। तो ये हम पूछना चाहते हैं कि पहले तो क्या बह रहा है और दूसरी बात किस तरफ बह रहा है जिससे वो होता है। तो तुम लोग बोले कि इलेक्ट्रॉन बहता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, जिसके कारण, ठीक है, ये जो चार्ज जो बह रहा है उसको इलेक्ट्रॉन बोल रहे हो, ठीक है, एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन बहता है। तो इलेक्ट्रॉन मान लो इस डायरेक्शन में बह रहा है, तो इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट किस डायरेक्शन में बहेगा, इधर की इधर, अपोजिट डायरेक्शन में बहेगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन बहने का डायरेक्शन है, मतलब जिस तरफ से, मान लो ये कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, ये क्या एग्जांपल दे रहे हैं, ये एक कंडक्टर है, ये दिख रहा है ना, ये वायर है, ये तो वायर है, ये लैपटॉप में जो, ये डेस्कटॉप में जो कनेक्टेड है ये वायर है, मतलब ये इसमें करंट बह रहा है, विद्युत बह रहा है। इसमें जो है करंट जो इधर से इधर अगर बह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है अपोजिट डायरेक्शन में बहता है। ये जो हम लोग चार्ज के बहने के दर, जो विद्युत आवेश को जो हम बोल रहे हैं कि ये बह रहा है, इसके दर को हम इलेक्ट्रिक करंट बोल रहे हैं। तो ये जो बहने का दर है, ये चार्ज जो बह रहा है, एक्चुअली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन बहता है। चार्ज मतलब पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। तो इलेक्ट्रॉन यानी कि निगेटिव चार्ज जिस साइड डायरेक्शन में बह रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन, यानी कि विद्युत धारा का वो डायरेक्शन हो जाएगा। अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन बह रहा है तो मेरा विद्युत धारा का प्रवाह किस डायरेक्शन में हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। अब एक बात, जब डेफिनेशन में हम लोग बोलते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में बढ़ा, निगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, मतलब उल्टा हो गया, पॉजिटिव इसमें बह रहा है। प्रोटॉन खुद बहता नहीं है, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है, बहता इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन क्योंकि निगेटिव इधर से इधर जा रहा है, मतलब पॉजिटिव इधर से इधर जाएगा। तुम्हारे अंदर से नेगेटिविटी हटा देंगे तो तुम क्या, कैसे इंसान बन जाओगे, पॉजिटिव इंसान बन जाओगे। तो निगेटिविटी यहां से बहते जा रहा है इस तरफ, तो मतलब इस तरफ क्या बह रहा है, पॉजिटिविटी बह रहा है। मतलब पॉजिटिव चार्ज का एक्चुअली डायरेक्शन ही करंट का डायरेक्शन है। बहता पॉजिटिव चार्ज नहीं है, बहता तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, यानी कि निगेटिव चार्ज बहता है। लेकिन पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट साइड के डायरेक्शन को हम लोग करंट का डायरेक्शन बोलते हैं, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जिस साइड बह रहा है वही मेरा क्या हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट लिख लो, हिंदी में पहले लिखो। घनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा, घनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा लिखवाएंगे, इंग्लिश में भी लिखवाएंगे। घनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा ही विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है, ही विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। ठीक है, इंग्लिश वाली लिखना, द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो
ऑफ पॉजिटिव चार्ज is considered the direction of flow of electric current। मतलब कि जिस डायरेक्शन में मेरा धनात्मक आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में बहता है वही मेरा किसका डायरेक्शन हो जाएगा? बोलो सब लोग, क्या हुआ? विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हो जाएगा। ये समझ में आया ना? अभी जो लिखवा है, जो पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में बह रहा है यानी कि मेरा धनात्मक आवेश जिस डायरेक्शन में बह रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वही क्या हो जाएगा? मेरा विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का मेरा डायरेक्शन हो जाएगा। डायरेक्शन समझ रहे हो ना कि इस तरफ बह रहा है कि उस तरफ बह रहा है। एक कंडक्टर है, एक वायर है, तो उसमें दो ही तरफ बढ़ सकता है ना, ऊपर नीचे तो नहीं बह सकता है। एक सिंपल ये वायर है तो इसमें या तो बाएं से दाहिने बढ़ेगा या दाहिने से बाएं बढ़ेगा करंट। तो करंट किस डायरेक्शन में बह रहा है ये डिपेंड कर रहा है कि पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में बह रहा है। नेक्स्ट लाइन लिखो, हिंदी वाले पहले लिखो। स्पष्ट है कि क्या वो कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या? दो चार पिच आ रहा है क्या चीज? कौन सा पॉइंट? इंग्लिश में जो बोले हैं। अच्छा ठीक है, हम एक बार रिपीट कर देते हैं पिछला वाला, लेकिन कोशिश करो देखो थोड़ा हम फास्ट लिखवाएंगे। अब हिंदी इंग्लिश दोनों लिखवा रहे हैं तो अब अगर हम लिखने में बहुत टाइम ले जाएंगे ना तो टाइम वेस्ट होगा। थोड़ा अगल बगल से लिख लिया करो। इंग्लिश में तुम लोग को लिखवाए थे द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कंसिडर्ड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक दो वर्ड छूट जाए ना तो अगल बगल से मैनेज करो। थोड़ा हम फास्ट लिखवाएंगे, अगल बगल से मैनेज करो, ठीक है? हिंदी में पहले लिखना, स्पष्ट है कि विद्युत धारा की दिशा ऋणावेशित यानी कि निगेटिव ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन की दिशा के स्पष्ट है कि विद्युत धारा की दिशा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन यानी निगेटिव इलेक्ट्रॉन की दिशा के क्या होगा? अपोजिट यानी विपरीत होता है, दिशा के विपरीत होती है। इंग्लिश में लिखना, thus the direction of flow of electric current is just opposite to that the direction of flow of electron, just opposite to that the direction of flow of electrons। ये तीन बात हम लोग क्या लिखवाए हैं, कोई बता सकते हो? पहला हम लोग क्या बात लिखवाए कि जो दर होता है विद्युत आवेश का यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज का जो दर होता है बहने का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा हम लोग बोलते हैं। दूसरा बात हम लोग बोले कि पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनात्मक आवेश का जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, वही क्या हो जाएगा? मेरा विद्युत धारा का डायरेक्शन यानी दिशा हो जाएगा, वही इलेक्ट्रिक करंट का दिशा हो जाएगा। जो मेरा पॉजिटिव चार्ज का दिशा है वही मेरा इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हो जाएगा। और तीसरा बात लिखा है कि एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज तो नहीं बहता है, बहता क्या है? इलेक्ट्रॉन बहता है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? निगेटिव चार्ज यानी निगेटिव आवेश का होता है, यानी ऋणात्मक आवेश का होता है। तो जो मेरा इलेक्ट्रॉन है, जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है यानी कि ऋणात्मक जो इलेक्ट्रॉन है, उसके डायरेक्शन के क्या हो गया? अपोजिट, उल्टा डायरेक्शन हो गया मेरा करंट का डायरेक्शन। यहां तक किसी को डाउट? ठीक है, अब थोड़ा सा मिक्स लिखेंगे। तुम लोग इंग्लिश वाले जो वर्ड्स ऑलरेडी हम लिखा चुके हैं उसको हम नहीं लिखेंगे, और जो कीवर्ड्स होगा उसको हम इंग्लिश करवा देंगे, ठीक है? विद्युत धारा के प्रकार लिखो। एक सेकेंड, सॉरी, एक मिनट रुक जाओ, एक पॉइंट छूट गया, ठीक है? उसका मात्रक तो पूछा ही नहीं हम तुम लोग से। जब हम कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो उसका हम लोग क्या पढ़ेंगे? एसआई मात्रक पढ़ेंगे। उसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाता है। तो लिखो, विद्युत धारा का यानी इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, और 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या हो गया? एक मिनट पहले बताओ,
करंट, ये हम अच्छे से तुम लोग समझे हो कि नहीं हम देखना चाहते हैं। करंट के फ्लो के दर को विद्युत धारा विद्युत आवेश के, इलेक्ट्रिक चार्ज के यानी विद्युत आवेश के फ्लो के दर को हम लोग क्या बोल रहे थे? विद्युत धारा बोल रहे थे। विद्युत धारा का यूनिट हो गया मेरा एम्पियर। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1 कूलम पर सेकेंड। क्यों ऐसा होना चाहिए, कोई बता सकते हो? कूलम किसका यूनिट है? चार्ज का, आवेश का यूनिट है। और किसी चीज का दर का बात कर रहे हैं, मतलब उसको किस चीज से डिवाइड करना है? टाइम से। तुम किस रेट से दौड़ रहे हो, तो तुम्हारा जितना किलोमीटर दौड़े हो डिवाइडेड बाय कितने टाइम में दौड़े, इसी से निकलता है ना तुम्हारा वेलोसिटी जो निकलता है, कि किस रेट से तुम यहां से वहां तक तुम पहुंच सकते हो। तो तुम एक तो कितना देर में पहुंचे, कितना किलोमीटर चले तुम, और डिवाइडेड बाय कितने टाइम में। जब भी किसी चीज का दर निकालते हैं यानी किसी चीज का रेट निकालते हैं, तो हम उसको किससे डिवाइड करते हैं? टाइम से डिवाइड करते हैं। डेफिनेशन हम लोग क्या बोल रहे थे कि जो आवेश का चलने का दर है यानी इलेक्ट्रिक चार्ज के जो बहने का रेट है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोल रहे थे। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट भाई साहब एम्पियर हो गया, तो वो आवेश का दर होगा इज इक्वल टू आवेश का दर। दर बोल रहे हैं मतलब नीचे हो जाएगा तुम्हारा टाइम, टाइम मतलब सेकंड हो गया, और ऊपर हो जाएगा आवेश। आवेश का यूनिट यानी चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम हो जाता है। ठीक है, तो इसको लिख लो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाई सेकेंड। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाई सेकेंड। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये कैसे आए, ये यूनिट कैसे आए, ये भी दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि रट लिए एम्पियर भाई, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर है और कूलम बाई सेकंड हो गया, यही हो जाता है एम्पियर। क्यों हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट कूलम बाई सेकंड, ये समझ में आ रहा है? अगर क्यों से चलोगे ना तो आगे 2-4 पॉइंट काफी आएगा, थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का चीज आएगा, तो उसमें ये चीज दिमाग में रखना कि एम्पियर यानी कि करंट इज इक्वल टू चार्ज का दर यानी कि आवेश का दर। तो इसीलिए 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाई 1 सेकेंड हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, विद्युत धारा के प्रकार, इलेक्ट्रिक करंट का टाइप्स। विद्युत धारा के प्रकार। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है? कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो। ये पार्ट अगर नहीं समझ में आया तो आगे कुछ नहीं समझ में आएगा। सबको समझ में आ रहा है सब कुछ? कुछ हल्का फुल्का भी डाउट नहीं है? ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो। पहला लिखो 1 दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट। दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट। द में हर्षिकार, आधा तालाब्य श और ट। द में हर्षिकार, आधा तालाब्य श और ट। दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट। और दूसरा लिखो, क्या हुआ? हाँ सही है, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। वेरी गुड, पीछे से आंसर कोई दे रहा था। प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट मतलब क्या हुआ भाई, यहां से हम जो है डायरेक्ट उधर जा रहे हैं, लहरियासराय जा रहे हैं, एक हो गया। और एक ऑटो में ज्यादा बोलता है ना, डायरेक्ट बस, डायरेक्ट पटना, डायरेक्ट पटना। ठीक है, पटना का बस पकड़ोगे तो सब चिल्लाते रहता है, डायरेक्ट कोई नहीं जाता है, सब मुजफ्फरपुर टाउन में घुसा देता है और थम निकाल के ले जाता है ज्यादातर। लेकिन डायरेक्ट पटना, डायरेक्ट पटना मतलब वो क्या बोल रहा है कि एकदम पटना के डायरेक्शन में ही हम चलते रहेंगे, हम डायरेक्शन से भटकेंगे नहीं, जिस तरफ पटना उसी तरफ जाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट करंट मतलब क्या हुआ कि एक ही डायरेक्शन, एक ही दिशा में बहेगा जो करंट, उसको दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट बोलते हैं। ठीक है, उसका उल्टा हो गया अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट में क्या हो गया कि उसका डायरेक्शन जो है वो हर सेकंड में बहुत बार बदलता है, कभी ऐसे डायरेक्शन में, कभी ऐसे डायरेक्शन में, कभी ऐसे कभी ऐसे, मतलब 2 डायरेक्शन में जा रहा है। अगर एक वायर है तो 2 ही डायरेक्शन में हो सकता है ना, ऐसे 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 ऐसे, तो उसका चेंज होता रहता है
ठीक है। अगर किसी को क्यूरियोसिटी हो रहा हो क्यों चेंज होता रहता है, वो हम लोग जब आगे पढ़ेंगे कि कैसे वो बनता है, तो उसमें वो समझ में आएगा कि वो कैसे स्लिप रिंग और इससे बनता है, तो उसमें पता चलेगा कि क्यों उसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है। ठीक है, तो इसमें लिख लो, खाली डिस्ट धारा में लिखो डायरेक्ट करंट में यदि किसी परिपथ में धारा एक ही दिशा में बहती है, डायरेक्ट करंट वाले भी लिखते रहना, यदि किसी परिपथ में धारा एक ही दिशा में बहती है तो उसे डिस्ट धारा कहते हैं, यानी कि तो उसे डायरेक्ट करंट कहते हैं। एक ही डायरेक्शन में अगर बह रहा है करंट तो मेरा डायरेक्ट करंट हो गया, सिंपल। यदि किसी परिपथ में धारा एक ही दिशा में बहती है तो उसे डिस्ट धारा कहते हैं। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में बह रहा है तो उसको हम लोग डायरेक्ट करंट कहते हैं। इसका एग्जांपल कोई दे सकते हो? बैटरी, ठीक है, बैटरी सेल, ट्राई सेल, हाँ वही बैटरी का ही एक टाइप हो गया ना, तो एग्जांपल में लिख लो। हाँ, इन्वर्टर भी हो सकता है। बैटरी इत्यादि से प्राप्त धारा, जनरेटर भी आई थिंक डीसी है, एक बार हमको कंफर्म करना पड़ेगा जी, जनरेटर भी डीसी है। ठीक है, हाँ वही बोल रहे हैं, जनरेटर भी डीसी है। ठीक है, जो तुम्हारा, लेकिन जो तुम्हारा करंट इसमें आता है, जो नॉर्मल तुम्हारा करंट जो सप्लाई होता है वो एसी होता है, जो तुम्हारे इसमें प्लग्स वगैरह में होता है एसी होता है वो। ठीक है, ठीक है, तो हाँ ठीक है, एग्जांपल लिख लो, बैटरी वगैरह जो भी और एग्जांपल लिखना चाहते हो। नेक्स्ट लिखो अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। ऐसी धारा जिसके मान एवं दिशा, ऐसी धारा जिसके मान एवं दिशा मीन्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन समय के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित होते रहते हैं। कॉमा प्रत्यावर्ती यानी कि अल्टरनेटिंग धारा कहलाते हैं। प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट कहलाते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल्स लिख सकते हो। कंडीशनर अब के जोक मारेंगे तो बोलेगा मजाक उड़ा रहे हैं। सुबह सुबह भाई लगा के आया, बता रहा है कि हम कंडीशनर लगा के आए, तुम लोग टेंशन मत लो। चलो ठीक है, एग्जांपल ऑक्सीलेटर बहुत सारा है, जितना भी तुम्हारा जो भी फ्लो है, ठीक है, जितना भी फ्लो बैक, जितना भी नॉर्मल फ्लो है सारा है, ऑक्सीलेटर हो गया, अल्टरनेटर हो गया, सब एग्जांपल्स में लिख जाओगा। ठीक है, जितना लिखना चाहते हो। अब एक इंपॉर्टेंट बात पहले हमको तुम लोग बताओ कि जब जो सप्लाई होता है करंट बनता, जो है जो करंट बनता है और तुम्हारे घर तक पहुंचता है, तो यही बगल में बन रहा है क्या तुम्हारे करंट? बनता कहीं बहुत दूर है, बहुत तरीके से बनता है, उस पर भी हम लोग पढ़ेंगे कि थर्मल पावर प्लांट होता है, हाइड्रो पावर प्लांट होता है कि पानी के प्रवाह से, विंड पावर प्लांट होता है,
सोलर तो आजकल तुम्हारे पास बनता है, तुम तो सोलर पैनल लगा सकते हो, लेकिन ये सब जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है इन सब से बनता है करंट मेरा। जब करंट बन रहा है कहीं बहुत दूर, जहां पे मेरा कोल होगा वहीं पे ना थर्मल पावर प्लांट उसी आसपास में बनाएंगे, ठीक है, या जहां पे मेरा झरना होगा, तेज प्रवाह होगा मेरे पास पानी का, वहीं पे ना हम हाइड्रो पावर प्लांट बनाएंगे। यहां इसमें तालाब पे ना बना देंगे जहां तेजी का फ्लो होगा, डैम बना के एकदम फोर्स से पानी गिरेगा तो टरबाइन घूमेगा तो उससे पैदा होगा बिजली। तो जहां बिजली बन रहा है और जहां पहुंच रहा है उसमें बहुत दूर उसको ट्रैवल करना पड़ता है। तो वो जो ट्रैवल करता है, मोटा मोटा जो रास्ते में दिखता है ना, यहां तो नॉर्मल साइज वायर दिखता है आसपास में, लेकिन जब जब भी तुम कहीं एक टाउन से दूसरे टाउन जा रहे हो, खासकर ट्रेन से जब जाओ, ट्रेन के साइड साइड में ये मोटा मोटा वायर जब चलता रहता है बहुत बड़ा बड़ा, तो वो वायर से ट्रांसफर हो रहा है एक जहां से बन रहा है वहां और तुम तक पहुंच रहा है। तो वो जो ट्रांसफर हो रहा है वो एसी में होता है या डीसी में ट्रांसफर होता है? एसी में ट्रांसफर होता है। तो एसी का एग्जांपल ये भी है कि ट्रांसमिशन लाइन में भी एसी। कोई बता सकते हो कि क्यों होता है एसी में? डीसी में क्यों ट्रांसफर नहीं होता है, एसी में क्यों ट्रांसफर होता है? क्या कि क्यों? जो हम लोग ट्रांसफर करते हैं, बहुत दूर दूर तक जो करंट भेजते हैं, वो जो है हम लोग प्रत्यावर्ती धारा में भेजते हैं, जो हम लोग डिश धारा में नहीं भेजते हैं। समझ में आ रहा है सबको? तो वो प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट से ही क्यों भेजते हैं, डीसी से क्यों नहीं भेजते हैं दूर लॉन्ग डिस्टेंस? किसके कारण? लीकेज के कारण, यानी लॉसेस के कारण। लॉसेस जो होता है, आयरन लॉस, कॉपर लॉस, ये सब जितने भी लॉसेस होते हैं, कोई भी जब एनर्जी को ट्रांसफर करोगे एक तरफ से दूसरे तरफ, तो यहां इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को जब ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिक करंट को जब लंबा डिस्टेंस में ट्रांसफर करते हैं, तो जो लॉसेस होता है वो डीसी में बहुत ज्यादा होता है और एसी में बहुत कम होता है कंपैरेटिवली। इसीलिए हम लोग जितना भी लॉन्ग डिस्टेंस वो होता है एसी में करते हैं। बात समझ में है? ठीक है, ये पूछे हुए है कि क्वेश्चन पूछे हुए ये कि भाई जो लंबी दूरी तक करंट को हम लोग भेजते हैं, विद्युत धारा को जो भेज रहे हैं लंबी दूरी में, उसमें क्या यूज होता है, ये भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। और ये भी पूछे हुए कि उसमें प्रत्यावर्ती यानी एसी क्यों यूज होता है। तो उसका रीजन हो जाएगा क्योंकि उसका लॉसेस एसी में जो होता है वो कम होता है, डीसी में जो लॉसेस होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, अगर लॉस हो रहा है मतलब मेरा करंट एनर्जी बह रहा है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम लोग बोलते हैं ना कि एनर्जी कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ठीक है, चलो तो इसमें एक लाइन लिख लो, डिस्ट धारा के की अपेक्षा यानी डायरेक्ट करंट की अपेक्षा, डिस्ट धारा की अपेक्षा यानी डायरेक्ट करंट की अपेक्षा प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट का प्रमुख लाभ यह है कि, का प्रमुख लाभ यह है कि प्रत्यावर्ती धारा के को प्रत्यावर्ती धारा को वैद्युत ऊर्जा यानी कि इंग्लिश वाले इलेक्ट्रिक एनर्जी लिखना, उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी, वैद्युत ऊर्जा की अधिक हानि के बिना लंबी दूरियों तक संप्रेषित किया जा सकता है। ट्रांसमिटेड मतलब संप्रेषित यानी ट्रांसमिटेड किया जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? यही बात जो हम बोले कि जो डायरेक्ट करंट है उससे बेटर अल्टरनेटिंग करंट का यह फायदा है कि अल्टरनेटिंग करंट के थ्रू हम लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट कर सकते हैं विदाउट
मच एनर्जी लॉस, मतलब लॉसेस जो होता है, एनर्जी लॉस, इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो लॉस होता है, वो अगर एसी में हम लोग करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एसी टू कंपेयर टू डीसी में क्या होगा, एसी में क्या होगा, कम लॉस होगा और डीसी में ज्यादा लॉस होगा। इसीलिए हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रांसमिशन करते हैं उसमें हम लोग किस में करते हैं, एसी में करते हैं। समझ में आ रहा है सबको, हिंदी इंग्लिश दोनों को? ठीक है, नेक्स्ट लिखो। ये डेफिनेशन हम दोनों हिंदी इंग्लिश अलग अलग लिखवाएंगे, तो हिंदी वाले पहले लिखना। विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, ठीक है, किसी विद्युत ऊर्जा उत्पादक, पहले लिखवा दे रहे हैं फिर समझा देंगे। किसी विद्युत ऊर्जा उत्पादक उपकरण द्वारा उत्पन्न किया गया, उपकरण द्वारा उत्पन्न किया गया किसी विद्युत ऊर्जा उत्पादक उपकरण द्वारा उत्पन्न किया गया वह बल जिसके कारण, वह बल जिसके कारण किसी चालक या परिपथ में, वह बल जिसके कारण किसी चालक या परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह स्थापित किया गया जाता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह स्थापित किया जाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। कॉमा देके विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश में लिखना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि कैपिटल ईएमएफ। ठीक है, इट इज द इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, इट इज द इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी developed by a source of, it is a electrical intensity developed by a source of electrical energy, electrical energy such as battery or generator, such as battery or जनरेटर। ठीक है, तो कोई भी जो चालक होता है, कोई भी जो विद्युत ऊर्जा उत्पादक होता है, मींस कोई भी चीज हुआ, मान लो जैसे बैटरी हुआ या जनरेटर हुआ, उससे कोई फोर्स जनरेट हो रहा है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट का हम लोग बात कर रहे थे, ये अपने आप तो नहीं ना मूव कर रहा है कि चलो आज मूव कर रहा है तो हम मूव कर लेते हैं इस कंडक्टर में इस साइड से उस साइड, आज मूव नहीं कर रहा है तो आज नहीं मूव करेंगे। हम जब प्लग ऑन करते हैं तभी वो मूव करता है और प्लग ऑफ करते हैं तभी वो मूव करना बंद होता है। या बैटरी जब हम लोग बैटरी चालू करते हैं तभी ना वो होता है, बैटरी में एनर्जी होता है। जैसे अभी हम माइक पे बोल रहे हैं तो माइक काम कर रहा है, जैसे ही बैटरी का ऊर्जा खत्म हो जाएगा माइक काम करना बंद हो जाएगा। ठीक है, ये माइक जो काम कर रहा है ये बैटरी के कारण ही ना, यहाँ पे इसमें एनर्जी जा रहा है, ये वायर से, ये जो वायर है इसके थ्रू बैटरी से एनर्जी जा रहा है। तो ये बैटरी कुछ ऊर्जा जो उत्पन्न कर रहा है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, उसी ऊर्जा को हम लोग क्या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि हम लोग विद्युत वाहक बल बोल रहे हैं। जो फोर्स, जो बल, जो ऊर्जा जिसके कारण मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन में, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोल रहे हैं यानी कि विद्युत वाहक बल बोल रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको कि भाई इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हो रहा है या चार्ज का जो फ्लो हो रहा है वो किसी बल के कारण, किसी फोर्स के कारण हो रहा है ना। तो वो फोर्स जो कंपेल करता है कि इलेक्ट्रॉन मूव करे यानी कि इलेक्ट्रिक करंट बहे, उस बल को हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि विद्युत वाहक बल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। इसको पहले समझते हैं। ठीक है,
विभव, हिंदी वर्ड में हमको भी देखना पड़ जाता है, ठीक है। विभव यानी कि तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहां पे जो है, मान लो कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, मतलब कि कुछ ऊर्जा है, कोई इलेक्ट्रिक ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, यहां पे फील्ड है। तो एक यूनिट चार्ज को इस फील्ड में लाने के लिए कितना मेहनत हमको करना पड़ेगा? एक यूनिट चार्ज को किसी एक पॉइंट, किसी भी पॉइंट से इस पॉइंट तक, किसी एक पॉइंट तक लाने में जो हमको मेहनत करना पड़ेगा, वही उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विभव होगा। फिर से बताते हैं, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, किसी यूनिट चार्ज को, एक यूनिट चार्ज को किसी भी जगह से उस पॉइंट तक लाने में जो हमको मेहनत लगता है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विभव बोलते हैं। मान लो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, पूछा जाएगा तुमसे, ठीक है, किसी भी एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो वो क्या है कि चार्ज को इस जगह तक लाने में जितना मेरा वर्क डन हो रहा है, जितना हमको मेहनत लग रहा है कहीं से भी इस पॉइंट तक चार्ज में लाने को, तो उसी को हम लोग उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। अच्छा तुम लोग बताओ कि अगर किसी चार्ज को लाने के लिए इस जगह तक कोई मेहनत नहीं लग रहा है, तो उस जगह का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? 0 होगा। क्या हम बोल रहे हैं, समझ में आ रहा हो? चार्ज को किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या किसी भी पॉइंट का विभव वह होता है कि चार्ज को वहां तक लाने में कितना मेहनत लग रहा है या कितना वर्क लग रहा है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? उस पॉइंट का, उस जगह का विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल रहे हैं। अब हम बोल रहे हैं कि भाई यहां पे चार्ज को लाने में कोई मेहनत नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया? 0 हो गया। तो मेहनत कहां लगेगा? जहां उसको रोकने का कोशिश होगा वहीं ना मेहनत लगेगा। जैसे हम ऐसे चल रहे हैं तो हमको तो बहुत हल्का ही से मेहनत लग रहा है क्योंकि हमको ग्रेविटी रोक रहा है, लेकिन अगर ये हमको धक्का देगा उधर की तरफ और तब हम इधर जा रहे हैं तो हमको ज्यादा मेहनत लगेगा। तो वही बात है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वो रोकेगा चार्ज को आने के लिए, तो वो जो रोकेगा उसके अगेंस्ट जो जब आएगा तो वही उस जगह का क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहां पे कोई चार्ज, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो यहां पे हम चार्ज को ला रहे हैं तो यहां पे हमको कोई मेहनत नहीं लग रहा है, तो इसीलिए यहां का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसमें लिखो, किसी इकाई घनावेश को, ये पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की नहीं बात करते हैं, पॉजिटिव चार्ज की, मतलब इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में बहेगा। किसी इकाई घनावेश को, किसी इकाई घनावेश को, हम इंग्लिश में भी लिखवाएंगे, हिंदी वाले अलग लिखना, ठीक है। किसी इकाई घनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, किसी इकाई घनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहा जाता है। उस बिंदु का विद्युत विभव कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में लिखना, वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज from an position to any point in the electric field, is termed as voltage of that particular point. Voltage of that particular point.
ठीक है, एक बार फिर से हम तुमको मुंह थोड़ा सा तुम लोग का उतरा उतरा लग रहा है समझ में नहीं आया ये पॉइंट। एक बार हम फिर से बताते, मान लो कि इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि विद्युत क्षेत्र है, एक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जहां की विद्युत क्षेत्र है, वहां पे कुछ ऊर्जा होगा। तो ये बोल रहे हैं कि पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी कि घनात्मक, एक घनात्मक चार्ज को किसी भी पॉइंट पे लाने के लिए जो मेहनत लगता है, जो वर्क लगता है, जो कार्य लगता है, उसी लोग उस पॉइंट का क्या बोल रहे हैं, विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल रहे हैं। अब समझ में आया? किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी यूनिट चार्ज को कहीं से भी उस पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क लग रहा है, इस पॉइंट तक लाने में यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से या कहीं से भी तुम यहां तक लेके आ रहे हो, तो वो जो मेहनत, जो वर्क लग रहा है, जो कार्य लग रहा है तुमको, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उस पॉइंट का विभव बोलेंगे, यानी कि उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। अच्छे से क्लियर है? मान लो ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है, तो एक सामान ये बैग लेके हमको यहां से यहां तक लाने में, ये बैग मान लो एक चार्ज है, ठीक है, 1 यूनिट चार्ज है ये बैग, और ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, तो ये यहां से यहां तक लाने में जो हमको मेहनत लग रहा है, वही इस पॉइंट का क्या हो जाएगा, विभव हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर इस पॉइंट तक लाने में हमको जो मेहनत लग रहा है वो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक वो हो जाएगा, और जहां मेहनत नहीं लग रहा उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आए अच्छे से? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं हम लोग चार्ज, फील्ड में लाएंगे तभी ना चार्ज को दिक्कत होगा आने में, अगर फील्ड नहीं रहेगा तो चार्ज ऐसे ही मूव कर जाएगा। ठीक है, अगर कुछ रोक रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं, उसको आने से मेहनत लग रहा है, तो वो मेहनत जिसके थ्रू हम ला रहे हैं मतलब ऐसे बार बार बोल रहे हैं तो हाथ से नहीं ले जा रहे हैं, समझाने के लिए बोल रहे थे, हाथ से चार्ज पकड़ के खींच के नहीं ले जा रहे हैं, वो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके ले जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए नेक्स्ट हेडिंग डालो, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर, विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसी पॉइंट से समझाते हैं, किसी भी जगह से इस पॉइंट तक लाने में, इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो मेहनत लग रहा था उसको हम लोग इस पॉइंट का क्या बोल रहे थे, विभव, यानी कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे थे। अब फील्ड के अंदर इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो हम चार्ज को ले जा रहे हैं, मान लो किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट को, यहां पर कहां से ला रहे हैं वो भी डिफाइन कर रहे हैं, वो भी फील्ड के अंदर है, और दूसरा पॉइंट जहां ले जा रहे हैं वो भी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। इलेक्ट्रिक फील्ड समझ रहे हो ना, यानी विद्युत क्षेत्र के अंदर है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो कार्य लगेगा वही इन दोनों का क्या हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा। सिंपल है, डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन हो रहा है, जो कार्य लग रहा है, जो मेहनत लग रहा है हमको किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, वही क्या हो जाएगा, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि विभवांतर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, या ऐसे सिंपल टर्म्स में बोल सकते हो, किसी दो पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफरेंस को भी पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं। किसी दो पॉइंट का, यहां का एक विभव है, यहां का एक विभव है, यहां का विभव क्या हो गया, विभव 1 मान लो या विभव 2 मान लो। ठीक है, तो यहां का विभव क्या हो गया, इस जगह का विभव क्या हो गया, हम पूछेंगे कि इसको भूल जाओ, सिर्फ हम इस जगह का विभव क्या हो गया, कहीं से भी चार्ज को इस जगह तक लाने में जो कार्य होगा वो इस जगह का विभव हो गया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। इस V1 का विभव क्या हो गया, कहीं से भी चार्ज को इस जगह तक लाने में जो मेहनत लग रहा है, जो कार्य वर्क लग रहा है, वो इस पॉइंट का क्या हो गया, विभव हो गया। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक ले जा रहे हैं, तो दोनों दो तरीके से इसको देख सकते हैं, या तो दोनों के विभव का डिफरेंस को विभवांतरण बोल रहे हैं, यानी कि दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं, या वर्क डन के टर्म्स में देखें तो यहां से यहां तक ले जाने में जो वर्क डन हो रहा है उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर बोल रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो लिखो, विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस। इकाई घनावेश को, पहले हिंदी में लिख लेना, इकाई घनावेश को विद्युत क्षेत्र में, इकाई घनावेश को विद्युत क्षेत्र में, क्या हुआ, कोई डाउट है क्या, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से
इकाई घनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। विभवांतर कहते हैं, विभवांतर नहीं, विभवांतर कहते हैं। इंग्लिश में लिखना पोटेंशियल डिफरेंस। द वर्क डन इन ट्रांसफरिंग unit positive charge from one point to other। ठीक है, from one point to other। ठीक है, और सिंपल लैंग्वेज में दोनों के विभव का डिफरेंस को भी विभवांतर बोल सकते हैं। यानी कि दोनों के पोटेंशियल का, दो पॉइंट के पोटेंशियल के डिफरेंस को भी हम लोग उन दोनों पॉइंट का क्या बोल सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर बोल सकते हैं। बात समझ रहे हो ना? एक तो हम लोग बेसिक में जा रहे हैं कि क्या होता है विभव। भाई वर्क डन यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी पॉइंट पर लाने के लिए उसका विभव होता है। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन हो रहा है, जो मेरा कार्य लग रहा है, उसी को हम लोग विभवांतर बोल रहे हैं। एक तो ऐसे भी देख सकते हैं या सिंपली बोल सकते हैं दो पॉइंट के विभव का डिफरेंस को विभवांतर बोलते हैं। इंग्लिश में बोल देते हैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी पॉइंट पे लाने के लिए जो वर्क डन होता है उसी को उस पॉइंट का हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो मेहनत लग रहा है, जो वर्क डन लग रहा है, उसी को हम लोग उसको क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। या सिंपल टर्म्स में ऐसे भी बोल सकते हैं दो पॉइंट के पोटेंशियल के डिफरेंस, सिंपली डिफरेंस कर दो तो उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो चाहे पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस हो, यानी कि विभव हो या विभवांतर हो, दोनों का यूनिट क्या होगा? एक ही होगा, क्योंकि एक ही बात कर रहे हैं ना, एक में उसमें डिफरेंस कर दे रहे हैं। अब भाई 100 मीटर में से 50 मीटर घटा देंगे तो जो फाइनल 50 आएगा उसका यूनिट मीटर ही रहेगा ना। तो दोनों में तो विभव ही है, पहले में विभव है और दूसरे केस में हम लोग दो विभव का डिफरेंस ले रहे हैं। तो दोनों का यूनिट क्या होगा? विभव का हो या विभवांतर का हो, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों का यूनिट क्या होगा? सेम होगा। और यूनिट क्या होता है इसका? वोल्ट होता है। तो लिख लो ऐसा यूनिट वोल्ट। समझ में आ रहा है ना सबको? थोड़ा सा फास्ट नहीं ना हो रहा है? हिंदी इंग्लिश दोनों लिखवाना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश वालों को ये जेन्युइनली नहीं समझ में आएगा। जैसे हीट में उष्मा बोल दे रहे थे उतना में समझ में आ जा रहा होगा, लेकिन यहां पे नहीं समझ में आएगा। ये हम भी समझ सकते हैं क्योंकि हमको भी हिंदी में मेहनत करना पड़ा था, तो इसीलिए हमको भी पता है कि इसमें जो है वो वर्ड के हेर दो वर्ड चेंज करने से नहीं होगा, इसमें पूरा का पूरा डेफिनेशन ही मतलब बदल जाता है। हाँ, हमको मेरा बहुत पता है, तो मेरा भी नेचुरल इंग्लिश है, फिर हमको हिंदी पढ़ना पड़ता है, समझ के अच्छे से हिंदी समझ के आए। तो अब हो चुका है, अब तो कर चुके हैं कई बैचेस में। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो, इफ वर्क, इंग्लिश पहले लिखो, इफ वर्क कैपिटल W, वर्क का यूनिट क्या होता है? कार्य का यूनिट जूल। हाँ, तो इफ वर्क W जूल, ये है ये, ठीक है, इज डन टू फ्लो, इफ वर्क W जूल इज डन टू फ्लो Q चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स, कॉमा, then the potential difference between these points, PD लिख लेना, then the potential difference between these point is, हिंदी वाले लिखो, यदि आवेश Q को दो बिंदुओं के बीच, हाँ Q, यदि आवेश Q को दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित करने में
प्रवाहित करने में W जूल, कैपिटल W जूल कार्य करना पड़े, W जूल कार्य करना पड़े, पामा, तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर अब तुम लोग बताओ क्या बोल रहे हैं, समझे? ये क्यू चार्ज जो है, मान लो एक स्मॉल क्यू चार्ज है, इसको इस पॉइंट से पॉइंट 1 से पॉइंट 2 ले जाने में जो मेरा मेहनत पड़ रहा है, जो वर्क डन हो रहा है, जो कार्य हो रहा है, वो W यूनिट है और चार्ज मेरा Q है। तो विभवांतर यानी V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W बाय, सबको समझ में आ रहा है? V इज इक्वल टू क्यों W बाई Q होगा? क्योंकि Q चार्ज को यहां से यहां ले जाने में मेरा मेहनत W हो रहा है, तो W बाई Q हो जाएगा ना। इसी मेहनत को तो हम लोग V बोल रहे थे। ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने के लिए जो मेहनत, जो कार्य लगता है यूनिट चार्ज को, उसी को हम लोग विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे थे। तो अब हम बोल रहे हैं भाई Q चार्ज को यहां पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 ले जा रहे हैं, जिसमें मेरा वर्क डन हो रहा है W, तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा इन दोनों पॉइंट का? यानी कि V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W बाय Q। क्योंकि W ऊपर तो वर्क डन हो गया, और नीचे Q से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि यूनिट चार्ज का बात कर रहे थे। तो जब Q ज्यादा होगा तो उसको यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या नीचे डिवाइड करेंगे ना, तो इसीलिए W बाई Q। ठीक है, तो इसमें लिखो V इज इक्वल टू वर्क डन बाई फ्लो ऑफ चार्ज, V इज इक्वल टू किया गया कार्य डिवाइडेड बाई प्रवाहित आवेश, V इज इक्वल टू वर्क डन बाई फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि किया गया कार्य डिवाइडेड बाई प्रवाहित आवेश। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W जूल डिवाइडेड बाई Q कूलम, W जूल डिवाइडेड बाई Q कूलम। नहीं समझ में आ रहा है? V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W जूल डिवाइडेड बाई Q कूलम। यही होगा ना? ये बात सबको समझ में आया? पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि इन दो पॉइंट का, किसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर क्या होता है? एक यूनिट चार्ज को इस जगह से इस जगह ले जाने में जितना वर्क डन होता है, इसी को ना हम इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर बोल रहे थे, एक यूनिट चार्ज को। तो अगर टोटल Q चार्ज ले जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? W बाई Q हो जाएगा। सिंपल मैथ्स है ना ये। दो चार लोग के चेहरे पे ऐसा लग रहा है ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है? बात समझ में आ रहा है ना सबको? Q चार्ज को यहां से यहां ले जाने में सिंपल है, वर्क डन W, वन यूनिट चार्ज को वर्क डन W हो जा रहा है, तो उसको हम लोग उसका पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं। तो अगर टोटल Q चार्ज ले जा रहे हैं तो सिंपल W बाई Q हो जाएगा, इज इक्वल टू V हो जाएगा। अब W का यूनिट क्या है? W यानी वर्क डन, उसका यूनिट जूल है, तो वही लिखवा है, W का यूनिट जूल है, और Q चार्ज का यूनिट कूलम है, तो V इज इक्वल टू W जूल बाई कूलम, यानी कि W बाई Q जूल बाई कूलम, और जूल बाई कूलम क्या हो जाएगा? W बाई Q। जूल बाई कूलम को क्या यूनिट हो जाएगा? ये वोल्ट, ये V है। ठीक है, तो इसीलिए वोल्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जूल बाई कूलम। V का यूनिट क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है V ना, विभवांतर है। विभवांतर का भी यूनिट हम क्या लिखवाए हैं थोड़ी देर पहले? वोल्ट। तो इसीलिए W जूल डिवाइडेड बाई Q कूलम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W बाई Q जूल बाई कूलम, और जूल बाई कूलम जो है वो बन जाएगा तुम्हारा वोल्ट बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? अब हम लोग जो है, जब चार्ज किसी भी चीज में फ्लो होता है, पानी कहां से आ रहा है यहाँ? अच्छा, खिड़की से आया भाई, हमको लगा मेरा बोतल तो बैग इतना बहा नहीं दिया ना। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं, जब कोई करंट बहता है यानी चार्ज बहता है, तो अलग अलग मटेरियल में अलग अलग टाइप से बहता है। ठीक है, कोई गुड कंडक्टर होता है, किसमें ज्यादा अच्छे से बहता है, किसी चीज में कम बहता है। बोलते हैं कि लकड़ी का पट्टा लगा लो, घर में फ्रिज है, फ्रिज में कभी कभी करंट आ जाता है, बोलते हैं बात चप्पल पहन के करो तो करंट कम मारता है।
या लकड़ी पे खड़ा होके करो, लोग फ्रिज के नीचे लकड़ी का वो पट्टा पहले लगा देता था। अब तो लोग स्टाइलिश बन गया है, सब कोई वो स्टैंड और वो सब लगाने लगा है। पहले जो लकड़ी का वो लगा देते थे पट्टा, जनरली हम लोग कोई भी चीज चाहे अलमारी हो चाहे वो हो, लकड़ी के पट्टा के नीचे रखते थे। ठीक है, तो लकड़ी क्या होता है कि वो ग्राउंड से हम लोग का कनेक्शन तोड़ देता है, वो बैड कंडक्टर होता है, मतलब उस करंट को नहीं बहने देता है। तो अगर फ्रिज में करंट भी अगर हम छुएंगे तो वो करंट बह के जमीन में जाना चाहेगा ना, और लकड़ी जो है वो जमीन में नहीं जाने देगा, इसीलिए करंट मेरे से नहीं बहेगा। तो कुछ चीजों में करंट ज्यादा बहता है, कुछ चीजों में करंट कम बहता है, कुछ में नहीं बहता है। करंट जब बहता है तो उसको कुछ रुकावट होता होगा, ऐसे ही तो कोई भी चीज एनर्जी बह रहा है तो उसको कुछ ना कुछ रोक रहा होगा। वो जो रुकावट है जो करंट को बहने से रोकता है, वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रतिरोध, यानी कि रेजिस्टेंस। ठीक है, जो रुकावट जो करंट को बहने से रोकता है उसको हम लोग रेजिस्टेंस यानी कि उसका प्रतिरोध हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालो, हिंदी वाले प्रतिरोध, इंग्लिश में रेजिस्टेंस। ठीक है, इसमें भी हम दोनों अलग अलग लिखवाएंगे। हिंदी में पहले लिखो, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध वह भौतिक राशि है, किसी चालक का प्रतिरोध वह भौतिक राशि है, कॉमा, जिसके कारण चालक से, जिसके कारण चालक से धारा के प्रवाह में रुकावट होती है, जिसके कारण चालक से धारा के प्रवाह में रुकावट होती है। ठीक है, इंग्लिश में लिखो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज द फिजिकल, रेजिस्टेंस इज अ फिजिकल क्वालिटी, resistance is a physical quality of conductor which resists the flow of electric current in the conductor, the flow of electric current in the conductor। मतलब कि ऐसा चीज जो करंट के फ्लो को, विद्युत धारा को रोक रहा है, उसी को रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस तो करंट के छोड़ो, अपने उसमें लाइफ में भी तो हम लोग बोलते हैं कि भाई मोबाइल हमको पढ़ने नहीं दे रहा है, बोलते हैं ना मोबाइल हमको पढ़ने नहीं दे रहा है। ये नेचुरल सा डायलॉग है, सबको, हर स्टूडेंट अपने जिंदगी में कभी ना कभी तो मारा होगा, अपने दोस्तों के, पेरेंट्स के सामने नहीं, नहीं तो छिना जाएगा। ठीक है, अब तो बड़े हो गए सब लोग, लेकिन आपस में जरूर मारते हैं डायलॉग, यार मोबाइल ही बर्बाद कर दिया हमको, जब से स्मार्टफोन आया ना बर्बादी छा गया है। ठीक है, हाँ, तो वो क्या है, तुमको रोक रहा है, तो वही वैसे ही करंट को जो चीज रोकता है वो उसको क्या बोलते हैं, उस चीज का रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल आर से, ये लिख लो कैपिटल आर, जहां पे रेजिस्टेंस लिखो दो तो। ठीक है, कैपिटल आर से उसको डिनोट करते हैं, और इसका यूनिट कोई बता सकता है? ओम। ठीक है, हाँ हाँ, दो चार लोग यही योगा भी कर लो। ठीक है, ओम ऐसे साइन इसका ये होता है। ठीक है, हिंदी में ओम ही लिखते हैं। ठीक है, एसआई यूनिट यानी एसआई मात्रक जो होता है ओम। ठीक है, अब ओम से रिलेटेड हो जाएगा ओम्स लॉ। नेक्स्ट हेडिंग डालो, ओम का नियम यानी ओम्स लॉ। ठीक है, पहले इंग्लिश में लिख लो, इट स्टेट्स दैट द करंट, थ्रू अ कंडक्टर, ओम्स लॉ में लिखना है इंग्लिश में, इट स्टेट्स दैट द करंट थ्रू अ कंडक्टर
बिटवीन टू पॉइंट्स, between 2 points is directly proportional to the voltage across the 2 points, to the voltage across the 2 points. हिंदी में लिखो, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, कॉमा, तो चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ये मान लो ये एक कंडक्टर है, यानी कि एक चालक है। इसके 2 पॉइंट पे जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है, जो भी विभवांतर है, इसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है मेरा करंट। यही बोल रहे हैं ना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मेरा जो करंट होता है वो किस पे डिपेंड करेगा कि ये 2 पॉइंट के बीच क्या विभवांतर है। इसी के कारण अगर बेसिक में जाओगे ये क्यों हो रहा है, ये यहां से समझ में आएगा। क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? पिच बीच में आता ही रहता है, मतलब पीछे गए तो पिच, आगे गए तो पिच, मतलब 2-4 लोग को पिच का आदत हो जाता है। ठीक है, कुछ डाउट है तो पूछो ना। यहाँ पे देखो, यहां पे हम लोग क्या बोल रहे थे कि क्यू चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में जो वर्क डन हो रहा है, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ और होगा। ठीक है, इस पॉइंट का विभव कुछ और होगा, इस पॉइंट का विभव कुछ और होगा, और दोनों के बीच का जो होता है विभवांतर होता है। ठीक है, तो यहीं से जो है ये जो चार्ज यहां से यहां बह रहा है, मतलब क्या बह रहा है, इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है। जो करंट बह रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा, ये दोनों के पोटेंशियल के डिफरेंस पे, यानी कि विभवांतर पे। तो किसी 2 पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि 2 पॉइंट के बीच का जो विभवांतर है किसी चालक यानी किसी कंडक्टर में, वही डिसाइड करेगा कि मेरा करंट यानी विद्युत कितना ज्यादा बहेगा। तो ये बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा, तो उसको हम लोग अनुक्रमानुपाती यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो नीचे लिखो, अतः यदि किसी चालक के, ये इंग्लिश वाले भी साथ में लिखना, अतः यदि किसी चालक के सिरों पर, अतः यदि किसी चालक के सिरों पर कैपिटल V विभवांतर यानी कि कैपिटल V पोटेंशियल डिफरेंस, कैपिटल V, पूरा कैपिटल V मत लिखना, मतलब हम ये बोल रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे लिखना। ठीक है, V। ठीक है, अतः यदि किसी चालक के सिरों पर V विभवांतर यानी V पोटेंशियल डिफरेंस आरोपित करने से उसमें I
उसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित हो, यानी इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो। यदि किसी चालक के सिरों पर V पोटेंशियल डिफरेंस यानी V विभवांतर आरोपित करने से उसमें I विद्युत धारा प्रवाहित हो, यानी I इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो या प्रवाहित हो। सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक है। कॉमा, तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। मतलब जो करंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है? जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस यानी जैसे जैसे विभवांतर बढ़ेगा वैसे वैसे उन दोनों कंडक्टर के बीच क्या बढ़ेगा? करंट बढ़ेगा, यानी विद्युत धारा बढ़ेगा। यही लिखवाए हैं। सबको समझ में आ रहा है? अगर किसी दो पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1 माइनस V2 इज इक्वल टू हम बोल रहे हैं कैपिटल V है, और इसमें जो करंट बह रहा है वो I है, तो I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होगा। मतलब उसको हम V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिख सकते हैं। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, इक्वल टू लगाते हैं, तो एक क्या आता है? कांस्टेंट आता है हमेशा। तो V इज इक्वल टू आई आर, वो कांस्टेंट मेरा R है। जब भी ये साइन हटाते हैं और इक्वल टू लगाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है ना, तो वही कांस्टेंट यहां पे R है। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर। या आर आई लिख लो, जनरली कांस्टेंट पहले लिखा जाता है, लेकिन बोलचाल में हम लोग आई आर लिखते हैं। कोई डिफरेंस नहीं है भाई, पिच पिच करने का जरूरत नहीं है। आई आर और आर आई एक ही बात है। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर या आर आई, जो भी लिखना है लिख लो, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, जनरली हम लोग जो फिजिक्स में जब न्यूमेरिकल करते हैं तो हम लोग आई आर वगैरह लिखते थे। ठीक है, 11 12 में भी जब तुम लोग कर रहे होगे तो आई आर जनरली लिखने का, आई स्क्वायर आर का भी हो जाता था, वो डिपेंडिंग ऑन ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, वेयर आर इज अ कांस्टेंट, जहां पे कि आर ठीक है, वेयर आर इज अ कांस्टेंट नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो वेयर आर इज कांस्टेंट कॉमा नोन एज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, यहां नियतांक आर को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, ऊपर ऑलरेडी लिखवा चुके हैं कि आर रेजिस्टेंस है तुम्हारा। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? किसी दो पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, सॉरी, किसी दो पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इज इक्वल टू V, तो इसीलिए ये जो I है, ये जो करंट का फ्लो है, वो किस पे डिपेंड करेगा? दोनों पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस के अनुक्रमानुपाती, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, मतलब V1 माइनस V2 जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे I जो है वो बढ़ेगा। तो V इज इक्वल टू आई आर कर दे रहे हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने पे R कांस्टेंट आया, और R जो है उस वायर का जो है, कंडक्टर का जो है वो रेजिस्टेंस है। अब तुम लोग बताओ, R मतलब हम लोग ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं। R मतलब क्या था? रेजिस्टेंस क्या होता है? प्रतिरोध क्या होता है? करंट के फ्लो को जो बहने से रोकता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लो के जो बहने से जो रोक रहा है उसी को हम लोग आर बोल रहे हैं। ठीक है ना, यहां हम लोग बताए थे रेजिस्ट कर रहा है, जो भी करंट फ्लो को रेजिस्ट कर रहा है उसको हम लोग आर बोलते थे। अब तुम लोग एक लॉजिक से बताओ कि ये एक वायर है और ये एक वायर है, दोनों वायर है एक ही चीज का बना हुआ है। ठीक है, दोनों मान लो एक ही चीज का बना हुआ है, कॉपर वायर है दोनों। ठीक है, तो इसमें आर ज्यादा होगा या इसमें आर ज्यादा होगा? नीचे वाले में। क्यों नीचे वाले में ज्यादा होगा? क्योंकि वो
लंबा है, सीधा है ना भाई, ज्यादा है, इसमें मटेरियल ज्यादा है तो ज्यादा रुकावट होगा, इसमें इतना ही दूर का रुकावट है, इसमें इतना दूर का रुकावट है, तो जैसे जैसे लंबाई बढ़ रहा है वैसे वैसे रुकावट जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, दूसरी बात बताओ, घर में मोटर का पाइप होगा, ठीक है, एक ये पाइप छोटा वाला रहता है और एक बड़ा वाला पाइप रहता है जो मोटर से डायरेक्टली कनेक्ट रहता है, जो सबमर्सिबल से एक डायरेक्ट बड़ा सा निकालते हैं और एक नॉर्मल नल वाला रहता है। तो जब हम भरते हैं तो इसमें जो है रुकावट ज्यादा होगा या इसमें ज्यादा रुकावट होगा? नीचे वाले में ज्यादा रुकावट होगा, क्योंकि ज्यादा प्रेशर, स्पेस कम है तो रुकावट कम है, और इसमें जैसे जैसे स्पेस बढ़ते जा रहा है उसमें रुकावट कम होते जा रहा है। जब हम लोग इसीलिए ना रखते हैं, जब मोटा पानी निकलता है जो उससे, तो उसमें मोटा पाइप रहता है, लेकिन घर में क्योंकि बहुत सारा नल रहता है तो छोटा छोटा उसमें पाइप, पतला पतला पाइप से घर में आता है, ताकि वो एक ही नल में सारा पानी नहीं बह जाए। लेकिन जब पानी चढ़ रहा है मोटर से, सबमर्सिबल से, तो आधा ही पानी आएगा, आधा पानी नीचे छूट जाएगा, तो मोटर खराब हो जाएगा मेरा। तो इसलिए वहां पे पाइप जो है मोटा रखते हैं ताकि रुकावट जो है मेरा कम हो, है ना। जैसे जैसे चौड़ाई बढ़ेगा, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे रुकावट जो है वो कम होता जाएगा। तो रेजिस्टेंस क्या है? एक प्रकार का रुकावट है, तो वो क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो चौड़ाई, जो ये चौड़ाई जो बढ़ गया, ये क्या है? एरिया, ये क्रॉस सेक्शन का एरिया ही है ना, तो डायरेक्टली अनुक्रमानुपाती हो जाएगा एल के, और 1/a के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, यानी कि ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो लिखो, हेडिंग डालो, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, दो फैक्टर है, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस किन किन चीजों से प्रभावित होता है, ठीक है, प्रतिरोध जो है किन किन चीजों से होता है। तो पहला लिखो, प्रतिरोध यानी कैपिटल आर, प्रतिरोध यानी कैपिटल आर उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। इंग्लिश में लिख लेना, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। ठीक है। नंबर 2 लिखो, प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट। हिंदी इंग्लिश में अलग लिखवा देंगे, प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी कैपिटल ए, प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी कैपिटल, ब्रैकेट में कैपिटल ए के व्युक्त क्रमानुपाती होती है, के व्युक्त क्रमानुपाती होती है। ठीक है, इंग्लिश में लिखना, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, कैपिटल ए ब्रैकेट में, टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि ब्रैकेट में कैपिटल ए। सबको समझ में आ रहा है? दोनों फॉर्मूला के टर्म्स में लिख लेना। नंबर 1 पे लिखना R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और दूसरा में लिखना R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, यानी कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A। ये पार्ट नहीं समझ में आ रहा है क्या? कुछ दिक्कत आ रहा है तो बताओ ना, क्या दिक्कत आ रहा है? 1 मिनट हम होल्ड कर रहे हैं, थोड़ा फास्ट हो रहा है लग रहा है। क्या दिक्कत आ रहा है? यहां तक क्या नहीं समझ में आया बताओ? किसको किसको दिक्कत हो रहा है बताओ ना, क्या दिक्कत आ रहा है? कौन सा पॉइंट जिसमें कोई समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी? क्या हुआ पीछे से, क्या बोल रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई बोला क्या? नहीं दिक्कत हो रहा है तुम लोग को? नहीं, जिन लोग को हो रहा है हम पूछ रहे हैं, कोई दिक्कत हो रहा है क्या किसी को?
सबको समझ में आ रहा है? थोड़ा जोर से बोलो ना, लड़की लोग को लगता है नहीं आ रहा है समझ में, क्योंकि यहां से पिच पिच भी बहुत आ रहा है और यस सर भी नहीं बोल रही है। एक बार हम ये पॉइंट फिर से बोल रहे हैं, जो रुकावट होता है, करंट जो किसी कंडक्टर, किसी इसमें बहेगा कंडक्टर में, तो उसमें कुछ रुकावट होगा ना। कोई भी चीज, जब पानी बहता है, जब पाइप में पानी बहता है तो उसमें रुकावट होता है ना। तो वो रुकावट क्या होगा, अगर इतना ही दूर का कंडक्टर है और इतना बड़ा है, तो जिसमें ज्यादा लंबाई है उसमें रुकावट ज्यादा होगा ना। इसमें तो इतना ही दूर का रुकावट है और ज्यादा लंबा चीज में इतना पूरा लंबा दूर का रुकावट होगा। तो लंबाई के साथ रेजिस्टेंस क्या होगा, प्रतिरोध क्या होगा, वो बढ़ेगा ना। इतना बड़ा वायर है, ठीक है, और इतना लंबा वायर है, दोनों का मान लो क्रॉस सेक्शन सेम है, चौड़ाई जो है सेम है, इतना लंबा है और इतना लंबा है। तो जो ज्यादा लंबा है उसमें क्या है, प्रतिरोध जो है वो ज्यादा होगा ना। लॉजिकल लग रहा है ना, पहले इतना ही दूर का रुकावट है, अब इतना दूर है तो इतना दूर का रुकावट है, तो ज्यादा लंबा होगा। जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगा वैसे वैसे रुकावट जो है वो बढ़ेगा। उसी रुकावट को क्या हम बोल रहे हैं, प्रतिरोध बोल रहे हैं। जो करंट को, विद्युत धारा को जो रोक रहा है, उस रुकावट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रतिरोध बोल रहे हैं। तो जैसे जैसे लंबाई बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रतिरोध बढ़ रहा है। तो ये साइन यूज करना पता है ना, ये साइन कब यूज करते हैं, जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये बढ़ेगा। तो यही लिख रहा है इसमें, ठीक है, इस साइन में यही लिखे ना कि आर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे एल बढ़ रहा है। अब दूसरा पॉइंट पे आ जाते हैं। अगर घर में पाइप का देखे होगे ना, पानी का पाइप ही देखे होगे ना, तो पतला पाइप में मुश्किल से पानी आता है ना, ज्यादा फोर्स से आता है, और मोटा पाइप में थोड़ा आसानी से आता है। तो मतलब जैसे जैसे मोटाई बढ़ते जाता है उसका पाइप का, वैसे वैसे क्या होते जाता है, प्रतिरोध जो है वो कम होते जाता है। तो वो मोटाई बढ़ने को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। यानी कि हिंदी में हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, अनुप्रस्थ काट का, अनुप्रस्थ मतलब परपेंडिकुलर काट का क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस क्या होगा, प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। ये बात नहीं समझ में आया? जैसे जैसे पाइप का चौड़ाई बढ़ेगा वैसे वैसे उसमें रुकावट क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो यही तो लिखे हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ये मतलब ए अगर यहां बढ़ रहा है, नीचे वाला चीज बढ़ रहा है, तो ये वाला चीज क्या होगा, घटेगा। जैसे जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस जो है घटेगा। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया? तो उन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एल बाई ए। ठीक है, ये हो जाएगा। इसी दोनों फॉर्मूला को कंबाइन कर दिया। पहले लिख लो, 1 पे आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल लिख लो, 2 पे आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ए लिख लो। तो ये क्या हो जाएगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। ठीक है, तो अब फिर से यहां पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। जब भी ये साइन हटाते हैं मैथमेटिक्स में, तो ये साइन हटाने पे इक्वल टू का जब साइन लगाते हैं इससे, तो एक कांस्टेंट लिखते हैं उसमें। तो यहां का जो कांस्टेंट है उसको रो बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लो, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए इज इक्वल टू, फिर इसको ये कर लेना, आर इज इक्वल टू एल रो एल बाई ए। नीचे लिखो, हिंदी में लिखो, जहां रो, ये जो साइन है, जहां रो ये जो साइन है इसको लिखना, जहां रो समानुपातिक नियतांक है, यहां रो समानुपातिक नियतांक है, कॉमा जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, या प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लिखना, वेयर रो इज अ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, वेयर
रो इसको बोल रहे हैं हम लोग, वेयर रो इज अ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट विच इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। हाँ बोलो। हाँ, पानी और वो सब पूछने का जरूरत नहीं है, ठीक है, जिसको जाना है जाओ, आना है आओ, सब स्कूल थोड़े है, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब एक बात फिर से दिमाग से बताना, यहां पे हम लोग क्या बात कर रहे थे कि किसी सेम मटेरियल का, मान लो ये कॉपर है, ये भी कॉपर है, अगर सेम मटेरियल का चीज को अगर हम लंबा कर दें तो उसमें रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सेम कॉपर का अगर चौड़ाई बढ़ा दें तो उसमें प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है। किस चीज के लिए प्रतिरोध है, क्या चीज रोक रहा है, करंट यानी विद्युत प्रवाह को रोक रहा है, उसको रोकने का को जो बोलते हैं उसी को हम लोग रेजिस्टेंस या प्रतिरोध बोलते हैं। तो चौड़ाई बढ़ने से प्रतिरोध घट रहा है, लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ रहा है। लेकिन ये बात हम कब बोल रहे हैं कि किसी एक स्पेसिफिक मटेरियल का चीज ही में ना, अब हम मान लो ये आयरन का ले ले, ठीक है, और ये मान लो लकड़ी का ले ले, या एल्युमिनियम का ले ले, या कॉपर का ले ले, ठीक है। अब अलग अलग मटेरियल अगर ले लें तो हर मटेरियल में एक जैसा करंट बहता है, हर मटेरियल में अलग अलग बहता है। हाँ, एक ही मटेरियल का अगर चीज छोटा है और लंबा है, उसको हम कंपेयर कर रहे थे। मान लो यही छोटा कॉपर वायर है और ये बड़ा कॉपर वायर है, तो छोटा वाले कॉपर वायर में कम रेजिस्टेंस है और लंबा वाले कॉपर वायर में ज्यादा रेजिस्टेंस है। लेकिन दोनों जब कॉपर का है या दोनों जब किसी एक चीज का है, जैसे ही वस्तु बदल जाएगा उसमें क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस फिर अपना उसका अलग चलेगा। मान लो सेम लेंथ का ये कॉपर वायर और सेम लेंथ का ये आयरन वायर है, ठीक है, या एल्युमिनियम वायर है, तो दोनों में क्या सेम करंट बहेगा, नहीं बहेगा। कॉपर वाले और एल्युमिनियम वाले में अलग बढ़ेगा, मतलब अलग अलग मटेरियल पे अलग अलग प्रतिरोध होता है। बात समझ में आ रहा है। अगर एक ही चीज का बात करें तो फिर तो लेंथ और एरिया का बात किया, लेकिन चीज ही बदल दे, अगर मटेरियल बदल दे तो फिर तो अलग अलग रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो वही जो मटेरियल बदलने पे जो चीज होता है उसी को हम लोग रो बोलते हैं। ये जो रेजिस्टिविटी होता है यही डिसाइड करता है, ये हर मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है। मतलब एल्युमिनियम और कॉपर का एक जैसा होगा नहीं, एल्युमिनियम का एक ही होगा। अगर एल्युमिनियम का उठाए हुए हो तो एक ही होगा, एक टाइप का एल्युमिनियम का, एक टाइप के कॉपर का एक ही होगा। क्या हुआ, क्वेश्चन लीक हो गया किसका, बिहार पुलिस। नो 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 कमेंट्स, मतलब क्या बोले, तो कैंसिल होगा एग्जाम फिर। यहां बिहार में तो आजकल यही हो रहा है। बिहार क्या, हम लोग बिहार को बेकार में गाली देते हैं, सब जगह का। कहां भाई, नीट तो पूरा वो इंडिया लेवल पे हुआ था, उसमें भी इतना बड़ा कांड हो गया। हर जगह ये हो रहा है। एमपी का पूरा व्यापम घोटाला ही था, मतलब उसमें तो जज को भी उड़ा दिया, एसपी उसपी सबको उड़ा दिए थे। तो ये तो मतलब थोड़ा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये होगा, धीरे धीरे गवर्नमेंट चेंज होगा। इसलिए बोलते हैं कि सरकार दिमाग से दो, डोंट, ये बोलते हैं ना बिहार में कहावत है, पीपल डोंट कास्ट देयर वोट, दे वोट देयर कास्ट। तो ये चीज जब तक नहीं बंद करोगे तब तक ये सब होते रहेगा, ठीक है। हो सकता है फेक न्यूज भी हो, ऐसे बहुत सारा फेक न्यूज भी चलता है। हाँ, तुम लोग दिए होगे ना, बहुत लोग दिए होगे ना एग्जाम। आज ही एग्जाम है, अच्छा क्वेश्चन पहले तुम्हारे पास आ गए। ठीक है, हो सकता है वो गलत हो, क्या पता गलत हो सही हो, नेवर नो। चलो हम लोग अभी क्लास पे आते हैं, बाहर निकल के ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस ऑलमोस्ट इसको खत्म कर देते हैं, ये पॉइंट ही लास्ट पॉइंट है। जो मेरा ये जो लंबाई और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे थे, ये एक मटेरियल का अलग अलग करेंगे तो अलग अलग होगा, लेकिन मटेरियल ही बदल दे तो फिर कुछ तो रेजिस्टेंस बदलना चाहिए ना। तो वो मटेरियल बदलने पे उसका ये जो है रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वही मेरा बदल जाता है। बात समझ रहे हो। एल्युमिनियम का अलग होगा, कॉपर का अलग होगा, सबका अलग अलग होगा, लेकिन एक ही मटेरियल का जो है वो क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा। इसीलिए उसको कांस्टेंट बोल रहे हैं। ये हर मटेरियल का, एक मटेरियल का कांस्टेंट होगा, तभी ना हम उसमें कंपेयर करेंगे कि लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस
मेरा बढ़ेगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस मेरा घटेगा। लेकिन एक मटेरियल की बात कर रहे हैं, जैसे मटेरियल बदलेगा तो फिर से उसका जो रो बदल जाएगा, ये चीज वैसे ही चलेगा। फिर उस मटेरियल का अगर लेंथ बढ़ाओगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूला से भी दिख रहा है ना, अगर यहां पे एल बढ़ाओगे तो आर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर यहां पे ए जो बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, आर जो है वो घट जाएगा। और रो जो है मेरा वो उस मटेरियल का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मटेरियल बदल देंगे तो वो रो जो है मेरा बदल जाएगा। तो एक लाइन खाली लिख लो, किसी चालक की प्रतिरोधकता होता है, किसी चालक की भाई कितना खुश हो गया, मुंह से चावल निकल गया आज, मतलब पार्टियां कर लो, चलो बाहर चल के केक वेक खा लो। ठीक है, किसी चालक की प्रतिरोधकता, किसी चालक की प्रतिरोधकता रो केवल उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, केवल उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति पे। हाँ, तो वो टेम्परेचर जैसे जैसे चेंज करेंगे उसका प्रकृति बदल जाएगा ना। ठीक है, इंग्लिश में लिख लेना, रेजिस्टिविटी ऑफ एनी कंडक्टर डिपेंड्स ओनली अपॉन, रेजिस्टिविटी ऑफ एनी कंडक्टर डिपेंड्स ओनली अपॉन द नेचर ऑफ मैटर, द नेचर ऑफ मैटर। लास्ट पॉइंट, एसआई यूनिट क्या है ये बता दो खाली, ओम मीटर। ठीक है, ठीक है, एसआई यूनिट लिख लो इसका, रेजिस्टिविटी का, यानी कि प्रतिरोधकता का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, ओम मीटर। एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम में कंफ्यूज होता है, ये बीपीएससी में पूछा था, आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर पूछा था, बहुत एग्जाम पूछता है, कभी वो रेजिस्टेंस पूछता है, कभी वो रेजिस्टिविटी पूछता है, यानी कि कभी वो प्रतिरोध पूछता है या कभी वो प्रतिरोधकता पूछता है। ये छोटा सा लास्ट का जो वर्ड है ना, रेजिस्टेंस बनाए कि रेजिस्टिविटी बनाए, यानी प्रतिरोध बनाए या प्रतिरोधकता बनाए, ये एग्जाम के हड़बड़ी में छूट जाता है। ठीक है, तो आदमी उल्टा कर देता है, प्रतिरोध का ऐसा यूनिट पूछेगा तो क्या होगा, ओम होगा, और प्रतिरोधकता का पूछेगा तो ओम मीटर होगा। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, एग्जाम में, एक एग्जाम में पूछा था, उसमें ऑप्शन में सिर्फ ओम था और नन ऑफ दीज आंसर था, और आंसर बाद में नन ऑफ दीज हो गया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ये कॉमन मिस्टेक है एग्जाम के हड़बड़ी में, ये हमेशा सब बहुत लोगों से होता है कि एग्जाम में आदमी पहला ही वर्ड देखता है। क्या होता है ना, सेंटेंस भी हम लोग पूरा नहीं पढ़ते, होता है एग्जाम के घबराहट बोलो, हड़बड़ी बोलो, आदमी पूरा सेंटेंस भी कई बार नहीं पढ़ता है, खासकर नहीं वर्ड छूट जाता है कई सेंटेंस में। नॉट पूछ रहा है, इसलिए हम एग्जाम में अब एकदम नॉट को तो पहले अंडरलाइन करने का सिस्टम बना दो। कोई भी सेंटेंस में अगर नॉट दिखे तो उसको अंडरलाइन पहले ही कर दो, आदत ही बना लो कि नॉट दिखे तो अंडरलाइन कर लो, क्योंकि वो नॉट वाला उल्टा आंसर हो जाएगा ना। तो वैसे ही इसमें भी गलती होता है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में। ठीक है, ये चीज ध्यान से करना। चलो, थैंक यू। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, यहीं पे हम